previously what we have covered, हमने different जो protocols conventions वगैरह थे, we have covered that part, and we have covered some other organization that are working on the conservation of the biological diversity, and we have seen different protocols like biodiversity, different conventions, starting from the Cartagena, Institute or Nagoya Protocol. Then there were some Aichi targets. Then we have covered sites like international trade को नहीं करना है, okay. Then CMS देखा था हमने कि migratory species को बचाने के लिए, okay. फिर सी ट्रीटी था थोड़ा, O15 के बारे में हमने देखा था जिसको कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं, those COVID okay. फिर हमने इस डायग्राम से समझा था that there are also different organization like ITTO, टिम्बर से रिलेटेड हो गए, बर्ड लाइफ सावेन ट्रैफिक, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, बायोफिन इज द बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस, मतलब मोस्टली क्या है फाइनेंसिंग से रिलेटेड कि अब हम डाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, सो वी नीड अ फंडिंग मैकेनिज्म. फॉर दैट फंडिंग मैकेनिज्म देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू प्रिजर्व टू कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओके. इनके नाम ही याद रखना है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट. बट अगर इनका कोई हेड क्वार्टर वगैरह हो, देर आर रेयर चांसेस कि उनसे क्वेश्चन आ जाए. बट रिमेंबर लाइक WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, सो इसका एक रिपोर्ट आता है हर साल, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट एंड लिविंग प्लेनेट इंडेक्स, ओके. सो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, एक बार इससे क्वेश्चन भी आया था रिपोर्ट से, सो पता होना चाहिए कि WWF निकालता है, ओके. देन हमने UNCD के बारे में थोड़ा देखा था. हमारे जो रियो अर्थ समिट हुई थी उसमें दो टाइप के थे, लीगली बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग थे. देन डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड हमने कुछ देखा था कि एक बोन चैलेंज किया गया है जिसके अंदर क्या कह रहे हैं, बेसिकली 150 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर कर देंगे डिग्रेडेड लैंड को, ओके. फिर एजेंडा 21 वही 21st सेंचुरी से रिलेटेड था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, दैट्स ओके. फिर एक रियो के जो 5 साल बाद होती है उसको Rio+5 बोल दिया, जो 10 साल बाद और इसको Rio+10 बोल दिया, सिमिलरली +20. फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे थे, जितने हमारे 17, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे थे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो MDG को रिप्लेस करने आए थे, ओके. नाउ कम टू द इंडिया पार्ट कि इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या कर रही है. देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वर्किंग टू प्रिजर्व दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो जिनका हमने नाम सुना है, सबसे पहले उनको देखते हैं. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके. देन हमने नाम सुना होगा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका भी हो सकता है कि नाम सुना हो. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, देन सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड द गंगा काउंसिल, ओके. लाइक दीज आर इम्पोर्टेंट. अगर वर्ल्ड के इतने रिमेंबर नहीं होते, नोट ए इशू, बट रिमेंबरिंग दिस क्योंकि इंडिया का है, इंडिया से रिलेटेड ये ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं. एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, लाइक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिमेंबर कि इसका हेड क्वार्टर कोलकाता में, बोटेनिकल का भी कोलकाता में है, ओके. लाइक मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या है कि हम न्यू दिल्ली करके आएंगे, बट रिमेंबर कोलकाता में, ओके. सो जूलॉजिकल है तो क्लियर है कि फोना पे रिसर्च करेगा, ओके. रिसर्च करेगा, उसमें जितना भी एक्सप्लोरेशन का काम है ये करता है. और मिनिस्ट्री ऑफ वही इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज के अंदर आता है, ओके. इसका ईयर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, लाइक अगर स्टेट पीसीएस देना है तो इनके ईयर याद कर जाओ कि कब फाउंड हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन लगा दो उनसे, मतलब ईयर इतने इंपॉर्टेंट है इनके, ओके. देन हमारा बोटेनिकल है. बोटेनिकल हमारा 1890 में कोलकाता में वही फ्लोरा का क्या बना रहा है, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं. सिमिलरली एक हमारा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वो 1981 में बना, देहरादून में हेडक्वार्टर है. और एक रिलीज करता है एक रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, हर 2 साल में. लाइक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कि विच सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है रिलीज द रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. उसमें ऑप्शन ऐसा देंगे ना कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बायोडाइवर्सिटी सर्वे ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव.
सो उसमें जूलॉजिकल लगाए आएंगे बंदे, बोटेनिकल लगाए आएंगे, सो नन ऑफ दिस करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब सीधा फॉरेस्ट नहीं देंगे। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आर जनरली आस्क्ड इन स्टेट बीसीएस। देन देयर इज बॉम्बे नेचुरल, इसका नाम, इसका ईयर और हाँ नाम और ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1883 एक एनजीओ है, रिमेंबर दिस इज अ एनजीओ नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसका पार्टनर होता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ओके, सो हमने यहाँ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पढ़ा था ना ऊपर, आई गेस भूल गए होंगे, देखते हैं दिस वन, ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ये करता है, एनजीओ था, बर्ड्स को प्रिजर्व करता है। सिमिलरली इसके साथ मिलके जो हमारा बीएनएचएस है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, दोनों मिलके क्या करते हैं, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च करते हैं। ओके, मोस्टली जो ये रिसर्च का काम होता है इनका बर्ड्स पे होता है। देन देर इज टेरी, टेरी का भी थोड़ा नाम सुना होगा क्योंकि एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेसिकली व्हाट दे डू, एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का तो पता ही है कि बेसिकली क्या करेगा, रिसर्च इनोवेशन, एंड ऑल्सो एक एनुअल वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट होती है टेरी के अंदर। इनके ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1974। एक कल्प वृक्ष नाम का एनजीओ है, 1979 इन्वायरमेंट पे अवेयर करता है। ओके, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अगेन एनजीओ है, 1988 वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को कंजर्व करता है। देन सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट, लाइक देखो इन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट बन सकते हैं इनके नाम से रिलेटेड, लाइक WII की फुल फॉर्म से रिलेटेड, लाइक 4 पॉइंट होंगे, एक क्वेश्चन होगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका बन सकता है कि किस साल में वो एस्टेब्लिश हुए, देन वो कौन सा रिपोर्ट निकालते हैं। सो दिस थ्री काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। एक रिपोर्ट करता है डाउन टू अर्थ एंड गोबर टाइम्स, लाइक गोबर टाइम्स तो पढ़ा भी होगा लोगों ने, लाइक पहले बहुत आता था अखबार के साथ, गोबर टाइम्स। देन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 हेडक्वार्टर देहरादून, इनका मोस्टली का दिल्ली में नहीं है किसी का भी, क्योंकि दिल्ली में क्या क्यों नहीं है, क्योंकि दिल्ली के आसपास इतना फॉरेस्ट एरिया नहीं है। सो मोस्टली जहाँ वहीं मिलते हैं जहाँ मतलब आसपास थोड़ा फ्लोरा फोना ज़्यादा हो। ओके, ताकि उनको कंजर्व करना भी थोड़ा अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाए। ओके, नेक्स्ट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, लाइक दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इट्स अ स्टेटूटरी बॉडी। सो लाइक मैंने बताया था स्टेटूटरी और लेजिस्लेटिव बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली स्टेटूटरी बॉडी उस बॉडी को बोलते हैं जिस बॉडी के पास दैट इज वर्किंग अंडर सम लॉ, कि कोई कानून बना है, कानून किसने बनाया, एक पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, उसके अंदर कोई बॉडी अगर काम कर रही है, then that body is statutory body, and legislative body is a different body. Okay, then there is constitutional body, constitutional body वो होती है जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में हो। ओके, दो टाइप की बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी जो लॉ के अंडर काम कर रही हो, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम कर रही हो। okay? इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, एंड वही कि कार्टेजना को अप्लाई कर देंगे, नगोया प्रोटोकॉल की जितनी भी हमने अर्लियर जितनी बातें देखी कि नगोया में ये हुआ, नगोया 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 दिस वन, कि बायोडाइवर्सिटी कर देंगे, इंटरनेशनल ईयर, इक्विटेबल, मेन थिंग था इक्विटेबल शेयरिंग और बेनिफिट होना चाहिए सबको, इक्वल असेस हो। ओके, फिर इसके अंदर थोड़े टारगेट थे 5, कि डायरेक्ट प्रेशर कम करना है, कोर्स को थोड़ा देखना, प्लान करना है, नॉलेज करना है, मैनेजमेंट करना है। ओके, डाइवर्सिटी को बनाना है, सेफ गार्ड करना है, सच काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोई चाहिए। सो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने बना दिया NBA। ओके, NBA, नाउ रिमेंबर दिस वन, GEAC, लाइक सबसे ज़्यादा चांस है कि पेपर में इस टाइप का GEAC क्वेश्चन आए, बिकॉज इट एड्रेसेस द इशू ऑफ द जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप्स। ओके, जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप्स का मतलब होता है लाइक देर इज BT कॉटन। BT कॉटन बेसिकली क्या है, काइंड ऑफ कॉटन जिसके अंदर उसके जीन में चेंज करके उसको इस तरीके से बना दे कि उसके अंदर कोई पर्टिकुलर बीमारी ना लगे। ओके, सच काइंड ऑफ थिंग्स को अप्रूव कौन करता है, दैट इज डन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। लाइक हमने कोई ऐसी फसल बनानी, लाइक रिसेंटली एक ब्रिंजल पे चल रहा है, सो ब्रिंजल पे वो BT ब्रिंजल बनाना ट्राई कर रहे हैं,
सो उसको अप्रूवल कौन देगा? जीईएसी देगा। इसका कोर का क्या होता है? मैन्युफैक्चर चेक करेगा, यूज चेक करेगा, गलत यूज ना हो रहा हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बेसिकली। ओके, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। देन NBWL, ओके, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, 1952 में था, रिप्लेस कर दिया गया था IBW। पीएम इसके चेयरपर्सन होते हैं। ओके, एपेक्स बॉडी होती है वाइल्ड लाइफ के लिए। लाइक वाइल्ड लाइफ का सबसे जो टॉप मोस्ट एपेक्स बॉडी होता है वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ होता है। बट ये बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते, वो चीफ वार्डन का काम होता है बाउंड्री वगैरह का। ओके, देन देर इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड, 1962 में एस्टेब्लिश हुआ। और एक प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक एक्ट होता है, उसके अंडर वर्क करता है। सो इट्स अ स्टेटरी बॉडी अगेन, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री। देन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ओके, इसमें दो ऑपरेशन हुए थे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज ऑपरेशन थंडरबर्ड एंड ऑपरेशन सेव कुरमा। ओके, ऑपरेशन थंडरबर्ड एंड सेव कुरमा अगेन इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। 5 ऑफिस है इसके, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में। ओके, सो वाइल्ड लाइफ के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक ब्यूरो है। सो ऑपरेशन थंडरबर्ड एंड ऑपरेशन सेव कुरमा। ओके, देन सेंट्रल जू अथॉरिटी। जू अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है, सो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, 1992। डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया, लाइक जो फॉरेस्ट एरिया डिग्रेड हो गया है उसको स्पेशल अटेंशन मिले, थोड़ा लाइमलाइट में रहे वो एरिया, उसके लिए NAEB है। ओके, नीरी, नीरी इज इम्पोर्टेंट, लाइक टेरी इज इम्पोर्टेंट, GEAC इम्पोर्टेंट एंड नीरी इज इम्पोर्टेंट। सो नीरी में क्या है? इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक CISR है, उसके अंडर है। वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजेबल, कम्युनिकेबल डिसीज। लाइक जितना भी वाटर सप्लाई का जितना भी फोकस होता है उसके अंदर सीवेज मिक्स हो जाना या फिर डिस्पोजल करना, हाउ टू डिस्पोज। सीधा नदी में तो नहीं डाल रहे, वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी तो सीधा डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा टू द रिवर्स, उससे कोई कम्युनिकेबल डिसीज तो नहीं फैल सकती। सच काइंड ऑफ थिंग्स को कौन एड्रेस करता है? नीरी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट के अंदर था। इनके पास लीगल जुरिडिक्शन होती है, ये सुओ मोटो केस भी ले सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से। ताकि इनको अगर कुछ दिख रही है गलत हो रहा है, देन दे कैन ऑल्सो डू दिस सुओ मोटो एक्शन। इनकी ब्रांचेस ब्रांचेस का भी याद कर सकते हो कि कहाँ कहाँ है। दिल्ली है, भोपाल है, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। चेन्नई कोलकाता दो साउथ में हो गए, दिल्ली नॉर्थ में हो गया, भोपाल इस साइड हो गया। एंड लाइक पूरे इंडिया में इस तरीके से ब्रांचेज है इनकी, एक तरीके से मतलब पूरे देश को कवर कर रहे हैं। दिल्ली यहाँ हो गया समवेयर, भोपाल यहाँ सेंटर में हो गया, पूना थोड़ा इस साइड हो गया, कोलकाता यहाँ हो गया, चेन्नई यहाँ हो गया। सो एक इस तरीके से इन्होंने बनाया है कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर सकेंगे। ओके, सो इसमें चेयरमैन होते हैं, कुछ जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, चीफ जस्टिस वगैरह इनके हेड होते हैं। ओके, केसेस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर करता है और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। एंड रिमेंबर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये केसेस नहीं सुनता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के सुन लेगा, इन्वायरमेंट के नहीं सुनेगा। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये कि किससे रिलेटेड केसेस सुनता है, फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। सो एक गंगा काउंसिल थी, NGRB है, ये फाइनेंस प्लान और इम्प्लीमेंट करती थी, चेयरपर्सन PM। अब इसको चेंज करके क्या बना दिया? नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा। ठीक, सो बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए कि अब इतना तैयारी कर रहे हैं, और अगर अगर इसको ना नॉर्मली हम देखें, इंस्टीट्यूट्स में नहीं कराया जाता है, इन्वायरमेंट को ऐसे छोड़ दिया जाता है। बट अगर ये पढ़ के अगर हम 15 नंबर टारगेट कर रहे हैं, देन दैट्स अ गुड थिंग कि थोड़ा थोड़ा सा बेसिक बेसिक पढ़ना है, और ईयर ही तो याद करना है। 1982 एक बार ऑर्डर में लिख लेना है इसको कि पहले ये आया, फिर ये आया, ये आया। पेपर से पहले अगर पढ़ के भी जाएंगे तो कुछ तो याद रहेगा। ओके, नाउ कम टू द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। लाइक रिमेंबर, सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेसिकली, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सीधा मेंस में 15-20 मार्क कर आराम से आ सकता है कि बट what are your views on the environment impact assessment, should it be done, इसको लीगली बाइंडिंग कर देना चाहिए। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी जनरली आस्क्ड अबाउट द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, सो एज द नेम सजेस्ट कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, सो कोई भी प्रोजेक्ट
उससे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा उसको असेस करना, उसको नापना। ओके, सो कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई डैम बन रहा है, कोई भी अगर इंडस्ट्री लग रही है, अब एक पॉपुलेटेड एरिया है काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री लगा दी, टायर की फैक्ट्री लगा दी। अब ड्यू टू द टायर फैक्ट्री देर विल बी लॉट ऑफ पोल्यूशन that can create some diseases among the people living around there. So उस फैक्ट्री से लगने से पहले दे नीड अ क्लियरेंस, सो दैट क्लियरेंस इज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, सो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट देखेंगे, क्लियरेंस होगा, इवेल्युएशन होगा, एक प्राइमरी मतलब सबसे पहला यही स्टेप होता है। ओके, फिर ऑडिटिंग का भी देखेंगे, इवेल्युएट। ये नहीं है कि एक बार हमने तो EIA करा लिया इन्वायरमेंट से, अब ठीक है, 2 साल बाद क्या किया उसने, उस जगह पे उस फैक्ट्री के अंदर कुछ और निकालने लग गए वो, ठीक, तो उसको बार बार मॉनिटर भी करना है, उसको ऑडिट भी करना है, इवेल्युएट बार बार करना है। ओके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है, लाइक ये तो कर सकते। देन एक रेड कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ओके, उनके लिए इम्पोर्टेंट मतलब उनको करना ही करना होता है, मैंडेटरी होता है उनके लिए। इसके में कौन कौन इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ बट वी से दिस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। सो जिसका प्रोजेक्ट होगा वो तो होगा ही, हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी होगा। उसके बाद एक इन्वायरमेंट कंसल्टेंट होता है। ओके, इन्वायरमेंट कंसल्टेंट बेसिकली कौन होता है, जो रिप्रेजेंट करता है इस केस को टू द EIA। ओके, लाइक मेरा केस है, तो मैं एक बंदे को कंसल्टिंग के लिए लूँगा जिसको उसका इम्पैक्ट का पता होगा, वो अपना पॉइंट रखेगा टू द इन्वायरमेंट असेक्ट, जो इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी होगी उसके सामने। फिर हम पब्लिक से भी पूछेंगे कि पब्लिक आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि आपके एरिया में ऐसे ऐसे फैक्ट्री लग रही है, सो आप अपने व्यूज़ बताइए। ओके, सो पब्लिक से भी पूछा जाएगा। देन इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, वो EIA। ओके, एक रीजनल सेंटर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन का। ओके, सो इनमें से 4 ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि पब्लिक है या नहीं है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली, और पूरा मेंस का आंसर लिख रखा है। ओके, 2020 में आप देखो EI के साथ क्या क्या हुआ। 2020 में ड्राफ्ट था, तो उसके अंदर धीरे धीरे कुछ चेंजेस आए, एंड द चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, कि पोस्ट फैक्टो अप्रूवल है कि अब विदेशों से लोग आ रहे हैं। ओके, इंडिया में कोई फैक्ट्री लगानी है, बट वी नो कि देर इज सो मच करप्शन अराउंड हेयर, सो ड्यू टू दैट करप्शन अब वो लोग आना बंद कर देंगे और देखेंगे यहाँ तो इतना इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और हमने तो लोन ले रखा है, लोन वापस करना पड़ेगा। सो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन अराइज। सो टू बेसिकली व्हाट वी से, इसको काउंटर करने के लिए सो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का एक कंसेप्ट आया। सो इन द पोस्ट फैक्टो अप्रूवल सिस्टम व्हाट दे डिड, उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के आप कर दो, आपका साथ साथ होता रहेगा। ओके, इम्पैक्ट असेसमेंट, सो इट इज़ लाइक आप करते रहो, हम आपका इम्पैक्ट ज़रूर असेस करेंगे, बट आप अपना काम शुरू कर सकते हो। ओके, सो उसके बाद डिटेल्ड आपको सिक्योरिटी देनी होगी एक एरिया के लिए। ओके, कंप्लायंस रिपोर्ट देना होगा, एक पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस होगी, उसका टाइम 20 डे से, देखो अब पहले पब्लिक से पूछने के लिए कह रहे थे कि आपके पास 30 दिन है, हम पब्लिक से पूछेंगे, एंड देन 30 दिन पूछ पाछ के आपको 30 दिन के अंदर बताना होगा। बट नाउ इस अमेंडमेंट में क्या किया, दे रिड्यूस द पीरियड फ्रॉम 30 days टू द 20 days। ओके, एंड अनदर थिंग, अब मान लो बॉर्डर से रिलेटेड कोई है, गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो कोई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोसेस को बाईपास कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द अमेंडमेंट दैट वर डन इन 2020। देन 2022 में काफ़ी अमेंडमेंट हुए कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और डिफेंस इम्पोर्टेंट। ओके, लाइक 4 धाम के प्रोजेक्ट हैं, उनको उनको एक्सक्लूड कर दिया कि वहाँ अगर रोड बन रहे हैं, बॉर्डर पे रोड बन रहे हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, थर्मल पावर प्लांट को एक्सेप्ट कर लिया जो 15 वाट तक है। ओके,
मतलब बार बार इसमें अमेंड करके इसको थोड़ा वीक करते रहे लॉ को धीरे धीरे। ओके, फॉर द मेन पर्पज इनका मेन वही था कि सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लोगों को रोज़गार मिले। बायोमास अगर नॉन हजार्डियस बेस पे कि कोई भी फैक्ट्री लगा सकता हूँ 15 मेगावाट से कम की, अगर जिसके अंदर सॉलिड वेस्ट का यूज़ हो रहा हो। ओके, पोर्ट्स को क्या किया, जो फिश हैंडलिंग में काम करते हैं वहाँ पोर्ट्स बना सकते हैं, टोल प्लाजा कहीं भी लगा सकते हैं। ओके, इनको एग्जाम्प्ट कर दिया। एक कैटेगरी ए बना दी, कैटेगरी में मोर इम्पैक्ट होगा, EIA की परमिशन सी होगी, लाइक हाईवे पब्लिक। ओके, फिर बी बना दिया, पब्लिक का रोल होगा। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड का क्या हो रहा है इसमें, डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। ये 2006 में हुआ था बेसिकली, ये अलग चीज़ हो गया। ओके, सो मेन हमारे जो अमेंडमेंट्स हुए 2022 में हुए कि एग्जाम्पशंस दे दिया गया जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है, और बायोमास वालों को, टोल प्लाजास को, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। देन वही पोस्ट फैक्टर अप्रूवल का आ गया, कंप्लायंस रिपोर्ट आ गई, कंसल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, सच काइंड ऑफ थिंग। ओके, ना कोस्टल रेगुलेशन जोन्स होते हैं। ओके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं, और अथॉरिटी एड होक होती है, किसी एक्ट के अंडर नहीं है। ओके, दीज आर नॉट अंडर एनी एक्ट, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बायो फर्टिलाइजर्स एंड दे यूज इन द एग्रीकल्चर। देखो क्या होता है कि अब हमारे पास सोइल है, सो उस सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है। लाइक हम अगर एक बार में 2 फसल उगा रहे हैं, बट अगर हम कैसे ना करके उसके अंदर 3 फसल उगा पाए, सो उससे हमारा जो आय है, हमारा इनकम है, दैट विल इंक्रीज। So for increasing that income, we are using some fertilizers. Okay, so एनर्जी एफिशिएंट, पोल्यूशन फ्री मेथड भी हो सकता है, नॉट ऑलवेज कि हमें DDT ही डालना है। ओके, हमें कोई बढ़िया फर्टिलाइजर ही डालना है। सो देर इज अ टर्म विच इज नोन एज बायो फर्टिलाइजर। सो बायो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी नहीं, इंक्लूडिंग ओनली बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगाई। ओके, बैक्टीरिया, एल्गी और फंगाई से रिलेटेड जितना भी हमारा फर्टिलिटी ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलिटी बढ़ा सके सॉइल का। ओके, लाइक हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि राइजोबियम नाम का कीड़ा होता है, राइजोबियम को फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। पैकेट आते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के। ओके, एस्टोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर आते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट की नाइट्रोजन को फिक्स कर दो, सोल्यूबलाइज कर देगा फॉस्फोरस में। राइजोबियम फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, एस्टोबैक्टर यूज कर सकते हैं, एजोस्पिरियम बायो फर्टिलाइजर। ओके, इसके अलावा हमने एल्गी देखा था, लाइक नाइट्रोजन साइकिल में जितने जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो सारे क्या कर रहे थे, बेसिकली प्रोसेस था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, नाइट्रोजन मेंटेन हो रहा था। अब उनके अंदर जो फिक्सेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उनको बढ़ा दें तो वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, तो फर्टिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। ओके, सो अजोला बायो फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर, ये सब यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फंगाई का यूज कर सकते हैं, डिसीज बेसिकली जो हमारा डेजर्ट एरिया है उसमें यूज होता है। लिक्विड फर्टिलाइजर का भी थोड़ा यूज होता है फ्लावर वेजिटेबल में। चारकोल, बायोचार, चारकोल का यूज होता है। ओके, इसमें क्या होता है, पायरोलिसिस का प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, हीट करते हैं बायोमास को बहुत ही ज़्यादा लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में। ओके, सो डिकम्पोजिशन हो जाता है हाई टेम्परेचर से, एंड बाय प्रोडक्ट्स बनता है सिन गैस। सिन गैस पता होना चाहिए, बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन निकले उसको क्या बोलते हैं, सिन गैस बोलते हैं। देन देयर इज अ मीथेन गैस। सो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, देयर इज सम इश्यूज विद कि ये थोड़ा पॉइजनस गैस होता है, बट द थिंग इज दिस कैन बी आल्सो यूज्ड इन मेकिंग दिस व्हाट वी कैन गोबर गैस। ओके, एक प्रोसेस होता है द फर्टिगेशन की लिक्विड टेक्निक। अब हमने ड्रिप इरिगेशन का मेथड देखा ना, इसी तरह एक लिक्विड क्या होता है,
केमिकल्स को एक पाइप के थ्रू काफ़ी नीचे ले जाएं, उस पाइप के अंदर से हम फिर इंजेक्ट करते रहें, ड्रिप इरिगेशन टाइप हो गया। सो दैट इज़ फर्टिगेशन बोलते हैं। जिस रिमेंबर की एक टेक्निक होता है फर्टिगेशन का, कि हम धरती के अंदर क्या करते हैं, लगा लो धरती के हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, सच काइंड ऑफ थिंग, बट उसके अंदर एक पाइप डालते हैं काफ़ी डीप जाके, फिर वो प्रोसेस होता है। नाउ कम टू द एक्ट्स। लाइक हमने शुरू से देख रहे हैं हम कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, देन हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर लेते हैं, देन हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात कर ली, फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट का हमने यूज़ किया। ओके, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में पढ़ा, सीपीसीबी के बारे में पढ़ा, बट अब इनके बारे में पढ़ा, बट इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आई एम टेलिंग यू, इनको बनाने में मुझे 2 दिन लगे थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड पूरा इनका कम से कम 600 पेज का पूरा एक पीडीएफ था, जिसके अंदर पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था। सिमिलरली फॉर इन्वायरमेंट, उसके अंदर से छांटना कि क्या हमारे लिए काम का है, क्या हमारे लिए काम का नहीं है। उसके बाद फिर बुक से देखना कि बुक में कितना दे रखा है। सो फ्रॉम देयर लाइक काफ़ी क्लियर हो जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या बोल रहा है। कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से क्या रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ से, फॉरेस्ट से, such kind of thing. Okay, so it has 6 schedules. Clear? So 1 2 3 4 5 6 इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। बेसिकली पहला क्या बताता है, पेनल्टी। ये शेड्यूल 1 बनाता है प्रोटेक्शन के बारे में। ओके, कि हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना है। दूसरा बताता है कि अगर नहीं प्रोटेक्ट किया, फिर किसी ने कुछ किया तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, ओके, फिर शेड्यूल 5। मतलब एक ऐसा, फिर उसके बाद देखो थर्ड के बाद क्या होगा, थोड़ा प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब ये एनिमल भी प्रोटेक्टेड है, इसको भी मत छेड़ना। ओके, शेड्यूल सॉरी, सो शेड्यूल 1 और 2 में था कि कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको बिल्कुल भी शिकार नहीं करना है, और अगर किया तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। ओके, 1 and 2। थर्ड में भी क्या है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, बट अगर आपने इनका शिकार कर लिया तो थोड़े कम पैसे देने पड़ेंगे। शेड्यूल 5 में कि थोड़ा हंट कर सकते हो, लाइक डियर है आप, हालांकि डियर का कई जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, नॉट इन इंडिया, बट कई जगह अलाउड होता है कि यू कैन हंट। शेड्यूल 6, एंड रिमेंबर इसके अंदर थोड़े प्लांट्स भी आते हैं, नॉट ओनली द वाइल्ड लाइफ। ओके, सो शेड्यूल 6 में कहता है कि कुछ ऐसे प्लांट जो उसी जगह के लिए एंडेमिक है, सो उनको बाहर नहीं भेजना और कल्टीवेट नहीं करना है। ओके, सो बेसिक 6 शेड्यूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया इनिशियली। देन उसके बाद क्या आए हमारे अमेंडमेंट्स। सो इन द अमेंडमेंट्स देयर वर चेंजेस। एक शेड्यूल साइट्स का डाल दिया, 6 शेड्यूल्स 4 में कन्वर्ट कर दिए। एंड वाई 6 से 4 किए, 6 पढ़ने में वही रिपीटिशन हो रहा है, फर्स्ट में भी प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट है, सेकंड में भी एब्सोल्यूट है। सॉरी, सो फर्स्ट में भी वही व्हाट वी से कि एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, सेकंड में भी, थर्ड में भी। सो काफ़ी ज़्यादा रिपीटिशन हो रहा था, और किसी ने भी मतलब इसका बात नहीं किया था कि हाउ टू कंजर्व दिस, इनका इंटर बॉर्डर ट्रांसफ़र कैसे रोके। सो उनको ऐड करने के लिए अमेंडमेंट हुआ। सो अमेंडमेंट में 6 से शेड्यूल 4 पे कर दिए। ओके, सो फर्स्ट लेवल में डाला शेड्यूल में कि इनको हाईएस्ट लेवल पर प्रोटेक्शन है कि इनको मत छेड़ना भाई। सेकंड में इनको तो छेड़ सकते हो पर इतना भी मत छेड़ देना। फिर थर्ड डाल दिया प्लांट्स के लिए कि प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ओके, मतलब एंडेमिक वाली बात है। देन हमारा है स्पेसिमेन लिस्टेड इन अमेंडिस अंडर साइट्स। अभी हमने साइट्स पढ़ा था, जिसके अंदर बेसिकली यही कि इंटर बॉर्डर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, समथिंग रिलेटेड टू दैट। ओके, सो उसके अंदर लिस्ट थी कुछ जानवर की। सो वो सभी शेड्यूल 4 में डाल दिए कि ये तो इंडिया में भी नहीं होना चाहिए। सो एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो गया साइट्स का इन द इंडिया। ओके, उसके बाद क्या क्या कहा इस एक्ट में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी नोटिफाई कर सकती है किसी भी एरिया को कंजर्वेशन एरिया के अंदर या फिर प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर। ओके, उसके बाद वो बफर जोन बना सकते हैं, लाइक
एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक ये है, दोनों को करेक्ट कर रहा है ये रीजन बीच वाला। तो इसको भी वाइल्ड लाइफ बफर डिक्लेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट। ओके, वर्मिन स्पीसीज, वर्मिन स्पीसीज से क्वेश्चन भी था। एक अर्लियर एक शेड्यूल था वर्मिन स्पीसीज से रिलेटेड, उसको हटा दिया। वर्मिन स्पीसीज कौन होती है? मतलब जो थोड़ी तबाही में कर सकती है। ओके, सो बंदरों को देखा, बंदर क्या करते हैं, वो आते हैं, उनका नेचर ही ऐसा होता है थोड़ा कि वो आएंगे और थोड़ा डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते हैं। सो मंकी जैसे को इन शेड्यूल से निकाल दिया, उससे निकाला मतलब वर्मिन होता है कि जो डिसीज क्रिएट कर सकता है, कि बंदर है, बंदर से मंकी पॉक्स वगैरह ऐसा बीमारी हो जाता है। ओके, सो ऐसा शेड्यूल ही रिमूव कर दिया। देन नील नील गाय सुना है? नील गाय गाय जैसा होता है, वाइल्ड गाउ होता है, वाइल्ड गाउ। सो एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर देती है। सो उसको भी ऐसे शेड्यूल से शेड्यूल ही गायब कर दिया। ओके, और ऐसे जानवर जो डिसीज क्रिएट कर सकते हैं। रिमेंबर, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा जितनी भी सेंचुरी है एक स्टेट में। ऑल्सो नेशनल पार्क हो जो हमारा ये बायोडाइवर्सिटी रिजर्व। एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा जितने भी शेड्यूल्ड एनिमल्स जिंदा है उनके लिए। अब काफी ज्यादा लोगों ने क्या कर रखा है, अपने घर में कई लोग क्या करते हैं, चीता पाल दिया। मतलब ऐसे होता नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की वीडियोस वगैरह देखोगे तो दिखता है कोई पाकिस्तान का बंदा ऐसे ही घर पे शेरों को रखा हुआ है। So such kind of things is not allowed in India under this Wildlife Protection Act, क्योंकि इसमें क्या कह रखा है कि आपको पास जितने भी कैप्टिव एनिमल है उनको सरेंडर कर दो और आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। ओके, बट देर इज एक्सेप्शन हाथी के लिए। ओके, क्योंकि देर इज कहावत कि हाथी मेरा साथी। ओके, तो बेसिकली हाथी को एक्सेप्शन दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? क्योंकि रिलीजियस काफी सिग्निफिकेंस है। ओके, एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है एलिफेंट और रिलीजियस सिग्निफिकेंस का। एडिंग टू द मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, एलिफेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है एज पर द रिलीजियस नोशंस एंड बट सच काइंड ऑफ थिंग कि उसका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। So this is main points about the wildlife protection different schedules। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, वर्मिन स्पीसीज को हटा दिया गया, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रहेगा, एक सर्टिफिकेट होगा, सरेंडर करना होगा, एलिफेंट एक्सेप्शन होगा। देन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट गेटिंग कि वो 1972 का बाद, उसके बाद आया प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये कब आया था इसका, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इसको लॉन्च किया। ओके, उसके अंदर क्या कहा कि कोई भी इंडस्ट्री हजार्डस सब्सटेंस, इंडस्ट्रियल लोकेशन और एनवायरनमेंट पोल्यूशन ये चीजें नहीं करेगी। ओके, मतलब इसलिए क्या बताया इसमें कि कोई भी इंडस्ट्री एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड बात है कि हजार्डस सब्सटेंस कोई ऐसे एरिया में नहीं होना चाहिए जहाँ भीड़ ज्यादा हो। ओके, इस टाइप का। सो इसके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट कमेटी काम करती है। सो इन कमेटीज के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि ये कमेटी किस एक्ट के अंदर काम करती है। दूसरा सेपरेटली पूछ सकते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज जो वर्क करके इम्प्लीमेंट करती है उनका नाम बताओ। ओके, सो दिस टू काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली। ओके, फर्स्ट वन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, वही जीएम को क्रॉप्स वाली, यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है उनके लिए। एक डीएनए से रिलेटेड जो भी चीज हो रहा है। ओके, कोई रिकॉम्बिएंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी, जेनेटिक से रिलेटेड, मतलब ये पहले जो तीन है ना, चार, ये सारे किससे रिलेटेड है? डेट आर समथिंग रिलेटेड टू द जीन डाइवर्सिटी, समथिंग रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी हम चेंजेस कर रहे हैं, जितना भी मजाक कर रहे हैं इनके साथ, that thing directly come under Environment Protection Act of 1986, and these four are GAC, RDAC, RCGM and SBCC, State Biotechnology Coordination। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की कुछ कमिटीज होती हैं
बायो सेफ्टी से रिलेटेड गंगा बेसिन अथॉरिटी, पीएम चेयरपर्सन होते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग, रिमेंबर लाइक जितने भी ओजोन का अलग बना दिया है, तो हमारा मॉन्ट्रियल पढ़ा हमने, किगाली एग्रीमेंट पढ़ा, वियना कन्वेंशन पढ़ा। उसके अलावा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, वो इंडिया में इम्प्लीमेंट होंगे, किस एक्ट के अंदर होंगे? इन्वायरमेंट एक्ट के अंदर होंगे। देन NGRBA, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, पावर, यानी डिफरेंट एक मिनिस्ट्री के अंडर में डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर देयर एंड बट दे विल कम टुगेदर एंड NGRBA के अंदर काम करेंगे। NGRBA हमने उसमें कवर कर लिया था ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके, नाउ देयर इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। बेसिकली फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या बातें हो रही है? एफोरेस्टेशन करना हमें, ज़्यादा नहीं। एफोरेस्टेशन 1927 में इसको इनेक्ट कर दिया गया था। बेसिकली रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को अगर क्वेश्चन आए कैटेगराइज किसने किया? सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कैटेगराइज किया कि रिजर्व फॉरेस्ट है, एक विलेज फॉरेस्ट है, एक प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है। अब इनको डिक्लेयर कौन करेगा? कि रिजर्व का फॉरेस्ट है तो वो स्टेट डिक्लेयर करेगा। ओके, उसके बाद क्या है, परमिट वगैरह चाहिए होगा, ग्रेजिंग हंटिंग नहीं होगी, मतलब वही, मतलब बेसिक बेसिक सा नॉलेज, लड्डू नॉलेज कि रिजर्व फॉरेस्ट है। ओके, विलेज फॉरेस्ट में क्या होगा कि विलेज कम्युनिटी को दे दिया, अब तुम देखो इसका क्या करना है, तुम अपने हिसाब से इसको कंजर्व करो क्योंकि तुम पहले से भी करते आ रहे हो। ओके, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी, यानी फॉरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होता, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, देन लोकल बॉडी का और स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, देन देर इज सम प्रोविजंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, थोड़ा अमेंडमेंट होगा, नई नई बातें चाहिए होंगी, तो 2022 में अमेंड कर दिया, कमेटी बिठा दी। लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट में लिखना है ये तो। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, कोई भी पोल्यूशन से रिलेटेड आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब जहाँ एफोरेस्टेशन से कुछ रिलेटेड नहीं करना हो, तो लिखना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 हैव स्टेटेड दैट कि देयर इज कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन। अगर आपने कहीं ना कहीं कोई पेड़ काटा, उसके मल्टीप्लिकेशन में आपको उससे ज़्यादा फॉरेस्ट उगाने पड़ेंगे। ओके, सो इस कंपनसेटरी प्लस आपको पैसा देना पड़ेगा, वो अलग। ओके, और उसके अंदर आप थोड़ा प्राइवेट और रूल्स है इसके अंदर कि प्राइवेट प्लांटेशंस को भी अलाउड कर सकते हो, कि बाहर से आके स्पेशल। अब ये नहीं है कि अब शीशम के पेड़ लगा दिए, यूकलिप्टस लगा दिया, तो ये नहीं है कि वो पैदा हुए और उनको जब भी खत्म कर दिया, काट दिया। प्लांटेशन भी अगर आपको करना है, सो देर आर डिफरेंट गाइडलाइंस, सो दैट गाइडलाइंस केम अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स। ओके, एंड रिमेंबर, अगर एडवाइजरी कमेटी ने, एक एडवाइजरी कमेटी ने अगर किसी भी प्रोजेक्ट को पास कर दिया, देन उसके बाद ग्राम सभा की वैल्यू जीरो हो जाती है। नो कंसेंट ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा यानी विलेज लेवल पे जो होता है, उसका कोई कंसेंट नहीं लगेगा आफ्टर द एडवाइजरी कमेटी डिसीजन। और थोड़ा इसने बिल्डिंग भी अलाउड कर दिया, मतलब ये नहीं कि हम जाके वहाँ वही रहने लग जाए, बट अब जैसे फॉरेस्ट रेंजर होते हैं, अब उनको भी तो रहना पड़ेगा। सो 250 स्क्वायर मीटर तक आप वहाँ बिल्डिंग बना सकते हो। ओके, सो ये सब आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स में। उसके बाद हमने देखा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में लागू हुआ। वही लड्डू इन्फॉर्मेशन है, याद हो जाती है कि इक्विटेबल शेयरिंग करना है, प्रोटेक्ट करना है रिसोर्सेज को। एक अथॉरिटी बना दी NBA, SBA, SBB बना दिया, BMC बना दिया, यानी मैनेजमेंट करना है, बोर्ड बना दी, एक अथॉरिटी बना दी, ताकि क्या हो सके, हम थोड़ा बेटर तरीके से कंजर्व कर सकें। अब उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड बना दिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यहाँ मतलब है कि मैंने कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बना दिया, ऑर्गेनिज्म नहीं, या फिर हम बोले कोई ऐसा टेक्निक डेवलप कर दिया, सो उसके IP से रिलेटेड जितना भी प्रॉपर्टी राइज है, सो उसमें NBA का परमिशन चाहिए होगा।
लाइक ये नहीं है कि मैं क्लोनिंग करना स्टार्ट कर दूं अपनी मर्जी से, खुद का इंसान बना दूं अपने जैसा। सो वो अलाउड नहीं है। उसको अलाउड अगर आपको करवाना है, एनबीए से परमिशन लो। अगर एनबीए परमिशन देता है, उसके बाद आप बना सकते हो। ओके, कि कह दे मुझे तो अपना जैसा एक और बंदा चाहिए, सच काइंड ऑफ थिंग, कि आपको जीन से रिलेटेड कुछ करना हो। सो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। ओके, फिर जितने भी हेरिटेज साइट है, वो किसके अंदर आती है? एनबीए के अंदर ही आती है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के अंदर। ओके, रिमेम्बर ये दो तीन बातें काफी इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज साइट, बायोडाइवर्सिटी, हेरिटेज साइट। एक हमने हेरिटेज साइट पढ़ा, वो अलग था। उसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़े, हॉटस्पॉट अलग है। उसके बाद हमने कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, इंडिया में दो हैं। एक है मजुली। मजुली एक रिवर आइलैंड है, सबसे बड़ा है वर्ल्ड का ये, रिवर पे जो आइलैंड होता है। मजूली आइलैंड इन असम। अगर आप आई गेस असम से हो तो ये तो देख के आ सकते हो, काफी शानदार जगह है ये, मजूली आइलैंड। सो वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा रिवर पे एक आइलैंड है। घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल दिया एक बायो पायरेसी नाम की चीज होती है। ओके, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द पायरेसी थिंग। देन देर इज फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट अलग है, फॉरेस्ट राइट अलग है। अब फॉरेस्ट राइट, राइट किसको चाहिए होंगे? पहली बात, दो लोगों को चाहिए हो सकते हैं, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको, या फिर जो वहाँ आसपास विलेज के पीपल रहते हैं उनको। सो जब भी राइट्स की बात आ जाए, डिमांड की बात आ जाए, तो फॉरेस्ट एक्ट नहीं होगा, फर्स्ट बात फॉरेस्ट राइट एक्ट होगा। सो इसके अंदर डायरेक्टली कौन काम करता है? राइट, शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, सो शेड्यूल्ड ट्राइब का डिपार्टमेंट काम करेगा। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। सो इस एक्ट के अंदर बेसिकली ये काम करता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। इंटीग्रेट करते हैं कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड। अब कोई प्रैक्टिस है, ओके, मान लो ट्राइबल की कोई ऐसी प्रैक्टिस है जिससे उनमें आग लगाना पड़ रहा है उनको, बट उस आग से क्या पता काफी एक मेजर एरिया होता है जो जंगल का, जो जल जाता हो। सो उसको किसी तरीके से इंटीग्रेट करना, उनकी प्रैक्टिस को या तो कम करना या फिर खत्म करना, या फिर उनकी रिस्पेक्ट में उसको करने देना। सच काइंड ऑफ एफर्ट्स आर डन इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट। ओके, गेटिंग माय पॉइंट, कि कर क्या रहे हैं इस एक्ट में? राइट्स की बात हो रही, कि उनके भी कुछ राइट्स हैं, उनको भी स्कूल मिलना चाहिए, एक स्कूल खड़ा कर दिया हुआ। ओके, अब एकलव्य जो एकलव्य स्कूल बना रहे हैं। ओके, सच काइंड ऑफ थिंग। कम्युनिटी राइट्स, ग्राम सभा, नोडल एजेंसी कौन है? ट्राइबल अफेयर होगा। ओके, अब उसके अंदर 4 हेक्टेयर का एरिया कर दिया कि आदिवासी तुम 4 हेक्टेयर पे रह सकते हो अच्छी तरीके से, मतलब इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो, तुम भी खुश हंसी खुशी रह लो, सच काइंड ऑफ थिंग। उनके पास ओनरशिप, अब वो तो उनके लिए जंगल ही सब कुछ है, तो ओनरशिप उनको ही रहेगा उनका, कि दे कैन यूज। एक क्रिटिकल, वही वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से रिलेटेड तो शुरू में पढ़ लिया था। बर्ड, जो चीफ लाइट वार्डन है वही बताएगा कि कंजर्वेशन कैसे करना है इन सब चीजों का। एक एक्सपर्ट कमेटी होगी, वो बताएगी कि आ, ऐसा ऐसा कोई दिक्कत है इनको शेड्यूल ट्राइब्स को, सो आप देखो, ग्राम सभा इनिशिएट करेगी। ओके, देन देयर इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये तो अगर दिल्ली में सबको पता है, बस रिमेम्बर ये वाटर प्रिवेंशन, लाइक हमने पहले भी पढ़ा था, एयर के अंदर आता है, बट साथ में जो मेन आता है शुरू में वाटर के अंदर आया था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अर्लियर वाज इन वाटर वाटर कंट्रोल एक्ट, एंड नाउ इट इज इन एयर एयर कंट्रोल एक्ट। ओके, ओके, सो इन्वायरमेंट में जितना हमने पढ़ा दैट इज मोर देन इनफ। लाइक कोई भी बुक खोलोगे, आई डोंट थिंक कि आपको कहीं भी ये लगे कि ये नहीं पढ़ा है, इससे रिलेटेड हमने कुछ कवर नहीं किया। ओके, सो आफ्टर दैट कि क्या होगा? ओके, कि अब इन्वायरमेंट हो गया है, सो उसको रिवाइज करना पड़ेगा, पेपर में क्वेश्चन आए, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी नहीं देखे। सो हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कुछ, बट उससे पहले क्या करना होगा कि थीम वाइज करंट अफेयर्स,
रिसेंट रिसेंट में करंट अफेयर लाइक कोई नया बायोडाइवर्सिटी पार्क खुल गया, उनके लिए थोड़ा अवेयरनेस हमें चाहिए। अखबार में अब अखबार पढ़ोगे, जितना भी हमारा करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर कुछ नहीं, हवा बना रखा है कि करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर आता है। बेसिकली जितना भी क्या है अखबार में, अब ये दे रखा है बायोडाइवर्सिटी एक्ट से रिलेटेड कोई भी बात आ गई, अब हमने स्टैटिक पार्ट कवर कर लिया ना इन्वायरमेंट का सब, सो उसके बाद क्या रहेगा, अब करंट में अपडेट होते रहना है। ओके, उसके लिए हम देखो दो तीन चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज, हम जो कर रहे हैं वो अलग, उसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं। यूट्यूब पे आता है एक मंथ वाइज इस चैनल पे, यूपीएससी अनस्टॉपेबल करके, मंथ वाइज करंट अफेयर आता है सिर्फ इन्वायरमेंट का, मंथ वाइज करंट अफेयर। उसको मतलब जो जो अपडेशन होता है, नई स्पीसीज आ गई, कोई माइग्रेटरी बर्ड की, कोई नई बीमारी आ गई, सो सच काइंड ऑफ थिंग विल बी कवर्ड इन मंथ वाइज। यूट्यूब करना है कर सकते हो, नहीं तो अगर डेली कर रहे हो दैट इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि एक साथ इतनी चीजें पढ़ना, क्योंकि अभी तो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट है, आगे फिर पॉलिटी हो जाएगा, आगे फिर और इकोनॉमिक्स ऐड हो जाएगा, सो दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ बर्डन, क्योंकि काफी लंबी वीडियोस हो जाती है। बट फॉर नाउ कि हम यूट्यूब को देख सकते हैं, और जो ये कंटेंट है जितना भी है इसको अपडेट करना काफी जरूरी है, क्योंकि अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, नए नए रूल्स आते रहते हैं। अब उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते ना कि यूपीएससी तो लेटेस्ट बातें ही पूछेगा। ओके, सो मोर और द लेस जितना पार्ट बचा है वो दैट इज ऑफ करंट अफेयर। नाउ लेट्स कम टू अनदर पार्ट। सो हम ना कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। ओके, ये नहीं है कि हमें सब क्वेश्चन आने ही चाहिए अभी, कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया कि मुझे हर क्वेश्चन का A to Z पता होना चाहिए, क्योंकि सम क्वेश्चन आर फ्रॉम करंट अफेयर। क्योंकि मैं बता रहा हूँ यूपीएससी में हमें पूरे मार्क्स नहीं चाहिए होते, 50% आ जाए यू आर अ टॉपर। ओके, सो ये देख के नहीं घबराना कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं है, 50%। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। फर्स्ट थिंग, तो ये क्वेश्चन आया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्वेश्चन था कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, हमने अब आज ही कवर किया है ये क्वेश्चन तो, कि बेसिकली क्या बता रहे हैं इसमें, क्या क्या लिखना है, इन्वायरमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, चेंजेस हमने पढ़ लिए हैं, 5-6 पॉइंट थे, वही रिपीट करके एज इट इज लिखना है, कि टोल प्लाजास को दे दिया है थोड़ा, उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, यही बातें लिखनी 150 वर्ड में। एन कैप से रिलेटेड हमने पढ़ लिया है, क्लीन एयर प्रोग्राम, वही AQI वगैरह, NAQQS। ओके, जैसे कोस्टल सैंड माइनिंग आ गया। ओके सर, ऐसा क्वेश्चन चलो मानते हैं हमने किया सैंड माइनिंग से रिलेटेड, बट हम इतना तो बता सकते हैं ना इम्पैक्ट क्या होगा कोस्ट पे। कुछ एग्जांपल लाइक पूरा करंट अफेयर का था कि 2019 के अंदर सैंड माइनिंग से काफी ज्यादा चल रहा था क्वेश्चन, लाइक इन आंध्र प्रदेश, उस टाइम करंट अफेयर में था। बट राइट नाउ दिस क्वेश्चन अगर एक बार आ गया तो वो बहुत कम चांस है कि ये पूछेंगे। ओके, देन वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैपेसिटी कैरिंग, इकोसिस्टम रिलेवेंट टू एनवायरमेंट। ओके, इकोटोन से रिलेटेड भर भर के लिख देना, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी डन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने देख लिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है। देन टॉक्सिक वेस्ट को कैसे रिमूव करें, एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन, वो लिखना है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एक बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस पढ़ा था, बायो रेमिडिएशन को कवर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद वेटलैंड का क्वेश्चन किया था, व्हाट इज वेटलैंड, रामसर साइट्स क्या होता है, दो एग्जांपल पूछ लिया। ओके, सो दो एग्जांपल भी हम बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। ओके, ये करंट अफेयर का, उस टाइम सिक्किम को क्या किया था, ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया था। सो ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब क्या है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा आइडिया से बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक स्टेट, और कोई रिमेम्बर, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना है। ओके, अब जो एक दो क्वेश्चन होगा कि भाई ये क्या क्वेश्चन आ गया, तो उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। थोड़ा रह जाता है कि नहीं आता कई बार क्वेश्चन, बट वी विल ट्राई टू कवर ऑल पार्ट। सो ऑर्गेनिक स्टेट क्या होता है कि वहाँ सारी चीजें कैसे चल रही है, ऑर्गेनिक चल रही है, कि कम से कम फर्टिलाइजर का, कम से कम पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, कम से कम ऐसा रिसोर्स यूज कर रखे हैं जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो
और बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, बेटर इन्वायरमेंट हो सकता है, फ्लोरा फ्लो फोना इंक्रीज हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो सकती है, पोल्यूशन कम हो सकता है, लोगों का लाइफ साइकिल इंक्रीज हो सकता है, और जीने की जो एक वो होता है क्या कहते हैं एज हो सकता है वो इंक्रीज हो सकता है। ओके, सच काइंड ऑफ थिंग, एक आइडिया ले रहे हैं कि किस काइंड को क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्यों वेरी करती है, जियोग्राफिकल रीजन, क्लाइमेटिक रीजन भर भर के ले सकते हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हमने देख लिया, अभी देखा है। ओके, फ्लोरा फौना को कंजर्व करने के लिए अलग से स्पेशल मेंशन किया था अभी। ओके, उसके बाद क्लाइमेट चेंज कैसे प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज कैसे इफेक्ट कर सकता है। अगर इन क्वेश्चन में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमने कन्वेंशन नहीं निकले, हमें याद ही नहीं आए, मैं बता रहा हूँ चेकर नंबर नहीं देगा। कम टू दिस, ओके, दिस पार्ट। अगर क्लाइमेटिक चेंज की बात हो रही है, क्योटो प्रोटोकॉल का आपने नाम नहीं लिखा, मेरी गारंटी अगर आपको उसमें नंबर दे दे। आपने अगर कोई इससे और रिलेटेड पेरिस समिट के बारे में नहीं लिखा, आपने डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स के बारे में लिखा, पंचामृत नहीं लिखा आपने, आपने जितने लॉस एंड डैमेज फंड की बात चल रही है इनके बारे में ये चीजें नहीं लिखी। देखो वो आंसर राइटिंग का पार्ट है, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है। कि अगर आपने ये बातें, अगर क्लाइमेट चेंज क्वेश्चन आया है, अब ग्लोबल प्रॉब्लम है तो ग्लोबल सोल्यूशन भी होगा, सो ग्लोबल सोल्यूशन भी बताना होगा ना हमें। सो दैट थिंग, अब इसने स्पेशली किसके लिए पूछ लिया, हिमालय और कोस्टल स्टेट्स के लिए, कोस्टल स्टेट्स के दोनों को रिलेट करके एक आंसर बनाना है, क्लियर। देन वही इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला सेम पार्ट वही लिखना है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कौन कौन लोगों का रोल रहता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में आ जाएगा। नमामि गंगे, क्लीन गंगा, उसे ईयर लॉन्च हुआ था तो इसलिए न्यूज में आ गया। ओके, नाउ देखो अब थोड़ी बातें कि हमें बिल्कुल डीप में भी जाना है, हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, न्यूट्रलिज्म, कमेंसलिज्म हो गया, न्यूट्रलिज्म हो गया हमारा। ओके, कमेंसलिज्म, क्लाइंबर्स, लाइक एक एग्जांपल दे रखे इस टाइप का होता है। देन फिक्सेशन हमने पढ़ लिया है, लिंडेमैन की थ्योरी है 10% एनर्जी लो, कि 1% आएगा फिर 10%, 10%, 10%, 10%। ओके, पिरामिड्स हमने देख लिए, बढ़ेंगे घटेंगे, इन्वर्टेड, डिफरेंट टाइप को हमने ऑलरेडी कवर्ड है। डिफरेंट साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस, एडेप्टेशन कैसे होता है। एडेप्टेशन बेसिकली वही, गिल्स वगैरह, किसी में गिल्स होते हैं, किडनी है, ह्यूमन में किडनी है, किडनी, सच काइंड ऑफ थिंग कि हमारे पास लंग्स है क्यों है। बेंथोस, बेंथोस वो एक डायग्राम देखा था ना कि जो एनिमल नीचे रह रहे हैं सी फ्लोर पे, लिम्नेटिक वगैरह, सच काइंड ऑफ थिंग। लाइक पढ़ने को ना बहुत डीप में जा सकते हैं, बट दैट इज ऑफ नो यूज, टर्मिनोलॉजीज हमारे ये सब देख लिया, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायपोस, मिमिक्री समथिंग, मिमिक्री छोड़ो। बायोजियोकेमिकल्स देखे, ओके। टाइम स्केल्स, ये हालांकि टाइम स्केल्स हम देख सकते हैं, बट दीज आर पार्ट ऑफ जियोग्राफी। ओके, इंडियन जियोग्राफी में पढ़ते हैं इनको, ये सारा जियोग्राफी का पार्ट है जो दे रखा है। ओके, अब प्रीवियस ईयर का अगर देखते हैं, सिक्स मास एक्सटेंशन से, कोई कार्बन थोड़े डेटा है, ये डेटा ना ह्यूमन जियोग्राफी होता है ना उसमें कवर हो जाता है सब, क्योंकि उसमें पढ़ाते तो रिपीटिशन होगा। यूवी रेडिएशन कैसे, सीएफसी से हमने सारा प्रोसेस देखा है, सारा नोट्स में था इवन। ओजोन फॉर्मेशन देखा, ट्रोपोस्फेयर में कैसे बना, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या बना, डब्ल्यूईसी देखा, ईपीए देखा, प्रोटेक्शन एजेंसी है, ओके, समथिंग लाइक दैट, हजार्डियस ओजोन बॉडी, हार्मफुल कैसे होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, आर्टिफिशियल इन, रिमेंबर एक कॉन्सेप्ट होता है आर्टिफिशियल इन का, आर्टिफिशियल इन में क्या होता है, क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस होता है, क्लाउड के पास जाके थोड़ा उसको ठंडा कर देते हैं तो वो बरस जाता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा होता है कुछ। सो कार्बन टैक्स वगैरह हो गया, कार्बन का फुटप्रिंट हो गया, नाम का भी अगर मतलब पता है, लेकिन काफी डीप में चला, इतना भी नहीं पूछता यूपीएससी। हम इन्वायरमेंट का वो नहीं दे रहे, पीएचडी नहीं दे रहे, तो पीएचडी में नहीं घुसना हमें। ओके, जितना नॉलेज चाहिए सिर्फ उतना इम्पोर्टेंट। अब नोट्स को इतनी बार रिवाइज कर लो
कि वही अच्छी तरीके से याद हो जाए। बाकी बाकी करंट का आता है। ओके, डिफरेंट प्रोसेसेस। कार्बन ऑफसेटिंग कोई काम का नहीं है, ये भी क्लाइमेट जस्टिस, कार्बन स्पेस काम का नहीं है, फर्टिलाइजेशन काम का नहीं है, स्पेस लाइक ओवर हमें नहीं करना है। इन्वायरमेंट समिट हो गया, ये भी यूएनएफसीसी, जितने भी समिट वगैरह है तो हमने अच्छी तरीके से किए। डरबन में समिट हुआ, दोहा में ये हुआ। ओके, यूएन ने क्या क्या किया, आई से नेट जीरो जितने टारगेट थे, वन अर्थ वन लाइफ कन्वेंशन, ये सब देख लिए। कोप का ये डायग्राम है कि कब कब कौन से कोप हुए, पूरा कोप का बता रखा है। विंड होप में, अंकारा में, जनेवा वगैरह। ओके, कोप 15 ऐसा हुआ। लाइक इस सिटी का पता होना है, अबडीजान में हुआ। याद नहीं रखना है, बस पता होना चाहिए क्योंकि कब हुआ था, 2022 में हुआ था। और ये अबडीजान मिलेगा आई गेस अफ्रीका के अंदर, क्योंकि डेजर्ट से बात चल रहा है ना, समथिंग लाइक दैट। रियो प्लस 1020। अब इतना पढ़ना ना बहुत ज्यादा हो जाता है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी, हर बातें नहीं जाननी उसके बारे में। ओके, कि कुछ ऐसा रिवोल्यूशनरी आया था, बात याद रखो। रियो प्लस 20 20 साल के बाद हुआ था। ओके, दैट्स बहुत ज्यादा इनफ है। वो ज्यादा याद करना हो, जोहेंसबर्ग में हुआ था बस। एसडीजी हमने पढ़ लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सारे। ओके, एमडीजी से पहले वाले थे, वियना कन्वेंशन की गाली, टारगेट्स वगैरह, एचएफसी के बाद क्या हुआ, एक बिल्कुल स्टोरेड फॉर्म में किए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या है। ओके, ऑब्जेक्टिव वगैरह, बेसल कन्वेंशन, आईपीसीसी, जितना रिपोर्ट, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये तो फिर भी अलग दे रखा हमने, तो काफी एक ऑर्गेनाइज वे में की है। जीसीसीए, क्लाइमेट चेंज, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, हेरिटेज कन्वेंशन, सीबीडी, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, साइट्स के बारे में, बर्ड लाइफ, मोन्टेरेक्स रिकॉर्ड। मोन्टेरेक्स रिकॉर्ड में कौन सी आती है अपनी, रिमेम्बर? लोकटक लेक हो गया, और एक था हमारा चिल्का लेक, क्योर्डो, एक था, तीन थे। ओके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जाइंट पैंडा, अर्थ, एक अर्थ आवर होता है। ओके, एक अर्थ आवर मूवमेंट की थी, कार्बन एमिशन को सब बंद कर देंगे इस टाइम पे। ओके, तो जितने भी एप्लीकेशन है 1 घंटे के लिए बंद कर दिए, उसको क्या बोल दिया, अर्थ आवर। 2009 में हुआ था, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। सब अंधेरा हो गया था कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। सारी कन्वेंशन, आईपीसीसी, क्या क्या रिपोर्ट आई, क्या क्या कन्वेंशन है, एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके, कोई ये नहीं है कि मैंने काफी काम की चीजें हैं। ओके, एवरी मीनामाटा कन्वेंशन, मर्क्यूरी पोल्यूशन, एवरीथिंग इज कवर्ड। नगोया साइट्स, सीएमएस, मोन्टेरक्स, कोप हुआ जितना भी। ओके, ग्रीन हाउस से रिलेटेड जितना भी पोल्यूशन है, सारे पोल्यूशन देख लिया मैं। ये वायु है, दिस इज वायु। ओके, थोड़ा एयर को प्योरीफाई करता है, उसके लिए लगा रखा है। ओके, सो वायु इज डिवाइड बाय नीरी, पर समझ आ रहा है ना अब नीरी क्या है, CSIR नीरी। ओके, ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर पोल्यूटेंट, डिफरेंट डिफरेंट ऑयल से क्या रिलेटेड हो सकता है, बीओडी। बीओडी देखना हमने, सीओडी देखा। बीओडी क्या था, ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस तरह कार्बन का डिमांड होता है, सच काइंड ऑफ थिंग। लाइक हम पानी में टीडीएस देखते हैं कि सॉलिड कितना डिजोल्व हो रखा है, उसको टोटल डिजोल्व सॉलिड बोल देते हैं। ओके, मैग्निफिकेशन, यूटोरोफिकेशन, एल्गल ब्लूम, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, जितना मरीन लाइफ, ओशियन एसिडिफिकेशन, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आएगी, पानी में मिल जाएगी, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, एच पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएगा, सब पड़ा हुआ है। ओके, नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन में तो जितने भी सारा कितना लेवल होना चाहिए, एवरीथिंग। आयरन स्टील पोल्यूशन, स्टील स्लैग का क्वेश्चन आ सकता है एक, ये रह गया था। ओके, हमने थोड़ा ही कवर किया, बस स्टील के बाद जो बच जाता है उसको स्लैग बना देते हैं, और सोल्यूशन होता है किसका, सिलिकेट और ऑक्साइड का, सिलिकेट एंड ऑक्साइड। ओके, कॉपर का भी ऐसा ही होता है, लेड पॉइजनिंग आ जाता है कई बार। WHO, थर्मल पोल्यूशन, ब्लैक कार्बन, कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओके, अब हम हर एलिमेंट का नहीं करेंगे, बेंजीन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि न्यूज़ में ही नहीं है।
तो क्या क्या फायदा, ओल्ड काफी पुराना टॉपिक हो गया वो। ओके, ऑयल का, ई वेस्ट से रिलेटेड भर भर के किया हमने, बहुत बहुत ज्यादा कर दिया ई वेस्ट। बीट्स सेवरल जोन्स, अर्बन सॉलिड कंपोस्टिंग, पायरोलिसिस, सारी मिनिस्ट्रीज के बारे में जान लिया है, जूलॉजी सारे सर्वेस पर देख लिया हमने। ओके, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ग्रीन मिशन, एवरीथिंग, नमामि गंगे। लाइक बिल्कुल ऐसे डीप में पढ़ना हो कि कब आया, 24,000 में 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, दैट इज नो यूज, उसका यूज नहीं है। ओके, पता होना चाहिए गंगा के लिए कर रहे हैं, मेंस में लिखने का काम आना चाहिए। ओके, मेन बात आपको पता होना चाहिए उस चीज के बारे में। एक कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, लाइक आई हैव डिस्कस, कंपनसेटरी ले आए हैं। ओके, फंड आ गया है इम्पोर्टेंट, लॉज आ गए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट अमेंडमेंट हुए, एयर कंट्रोल बोर्ड हुआ, क्वालिटी इंडेक्स एन, ये भी देखा हुआ है, एन ए क्यू एस, इसके अंदर हमने पढ़े थे डिफरेंट डिफरेंट। ओके, फिर डब्ल्यू एच ओ ने अपने दे रखे हैं, पी एम 2.5 से रिलेटेड जो भी था 8 पढ़े थे। ओके, वही एक्ट एक्ट समझा रखा है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, एनजीटी के बारे में, वही वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ओके, वल्नरेबल ट्रूप, प्राइवेट, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए बनाया है बेसिकली। ई वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कितने टाइप का डाइवर्सिटी होता है, बीटा, अल्फा। ओके, एस्थेटिक वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, ग्लोबल लेवल पे क्या है, भर भर के एवरीथिंग इज कवर्ड। IUCN, इन सिटू, एक्स सिटू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, कोर एरिया, तो रट रखे हैं हमने अच्छी तरीके से। हॉटस्पॉट कौन से हैं। ओके, इंडिया में कौन से हैं अगर याद हो तो, टोटल 8 हैं। होटेस्ट, इंडिया में 4 थे। वैसे ही बता चलो, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड। ओके, IUCN कैटेगरी, इन सिटू नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, कोर एरिया, इन सिटू एक्स सिटू, कौन एक्सटिंक्ट है, लीस्ट कंसर्न है, थ्रेटेंड है, डिफरेंट। शुरू में यही किया था, हिमालयन ब्राउन बियर कैसे कैसे दिखते हैं, लार्ज एल्वीरा, ये सब, सुमात्रन रशियन स्टैग, एंडेंजर्ड, स्कूडियर, वही एनिमल, सारे एनिमल्स हमने देखे थे। ओके, वही सब जानवर है। देखो अब कुछ टॉपिक है लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी, आई गेस काफी ज्यादा नॉर्मल हो गया भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो लगभग सबको पता ही होता है। वल्चर्स के बारे में हमने कवर कर लिया है, इंडोसल्फान वही है वल्चर से रिलेटेड, न्यूक्लियर डिजास्टर, वर्मी कंपोस्ट, ओल स्पिल, थोड़े इश्यूज हैं, चांसेस कम होता है, बट डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में एवरीथिंग ये कवर हो जाता है। चेरनोबिल में क्या क्या हुआ। ओके, सो ये सारे लड्डू इन्फॉर्मेशन हो गया है। वर्मी कंपोस्टिंग, ऑयल स्पिल, पानी गिर जाता है कंटेनर से ओशियंस में, वही ऑयल स्पिल है। डीप, वही मैंग्रोव्स के बारे में पढ़ लिया, मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ है, हमने तो इवन बढ़िया मैपिंग मैपिंग भी की है। ओके, कोरल रीफ्स के बारे में सब देख लिया, कोरल ब्लीचिंग देख लिया है, BS5 BS6 इंजन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नाइट्रोजन से पोल्यूशन, ये सब। ओके, सो ये 700 पेजेस की पूरी स्लाइड्स बना रखी है, बट जो हमने किया है, हम हम बिलीव कि मोर देन इनफ है, काफ़ी। आई डोंट थिंक कि उसके अलावा कोई ऐसा इशू होना चाहिए उसके अंदर। वेयर इज गूगल मीट,